इस भेंट वार्ता के दृश्य एवं वार्ता में साहित्यकार, लेखक, कवि, रचनाकार को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है, वर्तमान में प्रचलित एआई के विपरीत प्रभाव की चर्चा की गई। मैं मंदिर से निकल आऊं तो मस्जिद से निकल आना, मिलकर हम लगाएंगे गुलाले प्यार होली में। शुक्रिया। मन मोह रही इस अद्भुत संध्या की मोहकता बढ़ जाए, यह शंख घंट ध्वनि से निकली मन की तन्मयता बढ़ जाए। हूँ किसी घाट सा काशी के में, इतना भी पर्याप्त है। हूँ किसी घाट सा काशी के में, इतना भी पर्याप्त है। तुम गंगा बनकर छूओगे तो मेरी सुंदरता बढ़ जाए। तो तुम गंगा बन के छू लो, मेरी सुंदरता बढ़ जाए। भैया पहले पेट पूजा देन काम हो जाए। गोथ वॉक इंडिया में भैया काशी की धरती पर और हमारे बगल में हमारी पूजनीय गंगा माता जी। और आज के साहित्य के रैंडम इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं मिस्टर मास्टर साहित्यकार, पोइटकार, एंकर, ना जाने क्या क्या भाई मैं इनको बुलाऊं और अपने शब्दों से इनको मैं तो धनी नहीं कर सकता हूँ, ये खुद ही धनी है अपने कर्मों के द्वारा। तो हमारे साथ हैं श्री कौस्तुभ मिश्र जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए कौस्तुभ जी से हम लोग आगे की वार्ता करते हैं, उससे पहले गला को गीला करते हैं। तो इस समय हम लोग जहाँ गला गीला कर रहे हैं उस रेस्टोरेंट का नाम है सनराइज रेस्टोरेंट, जो कि काशी में आपके ही दशाश्वमेध घाट के पास में है। और यहाँ से व्यू रियल में बहुत प्यारा है। तो जैसा कि इस रेस्टोरेंट का नाम ही है सनराइज, तो ऐसे ही हमारे काशी में जो साहित्य में अपना भाई राइज कर रहे हैं, सूरज की तरह जो चमक रहे हैं, अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, तो उनसे हम लोग आज चर्चा पे पदी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कुछ नोक झोंक होती जाए, क्योंकि देखिए कहीं कोई भी बातें होती है तो उसमें प्लस और माइनस का दोनों पॉइंट होता है, और यही दोनों पॉइंट ही इस संसार को चलाता है। अगर जहाँ पर रोशनी है तो वहाँ अंधेरा का भी बड़ा महत्व, और जहाँ अंधेरा है तो वहाँ तो रोशनी तो हो ही चाहिए। तो कौस्तुभ जी अभी मतलब आपकी कौन शिक्षा दीक्षा क्या चल रही है? शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो भी बातें इन्होंने मेरे बारे में की उसमें उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मात्र एक संयोग है। ये मात्र एक संयोग है, और यदि इसका वास्तविकता से कोई समागम होता है तो इसे संयोग ही कहा जाए। और अगर शिक्षा की बात हुई है तो बाई एजुकेशन में एक इंजीनियर हूँ, अभियंता, सिविल इंजीनियर। और आप बाकी लेखनी वगैरह आप देख ही रहे हैं। मतलब अभियंता होकर लेखनी में ये समझ भी नहीं आया को रिलेशन, ये कैसे? मतलब एक इंजीनियर होकर पेंसिल और पेन को थाम कर और कॉपी में अपनी रचनाओं से जो इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसकी रुचि कैसे जागृत हुई? डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे आदर्श हैं, और वो लगभग सबके आदर्श होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इट्स बेटर टू बी ए गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। मैं उस चीज़ को भी फॉलो कर रहा हूँ। और रही बात रुचि की, तो जैसा आप जानते हैं बनारस साहित्यकारों का शहर कहा भी जाता है। और मेरे परिवार में मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी भी थोड़ा बहुत लिखा करते थे, और मैंने रचनाएं पढ़ी हैं। तो पढ़ते सुनते और लोगों को सुनते सुनते मुझे इसमें रुचि जगी, और फिर जो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं आपके सामने। तो पिताजी और चाचा जी थोड़ा लिखते थे, लेकिन ये इनको आप पूर्ण करने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी लेख लिखते हैं, मैंने भी इनके पोस्ट पढ़े हैं। और कहते हैं ना, जब आप एक साहित्यकार से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आप अन्य कई साहित्यकारों से जुड़ते ही जाते हैं। तो उसी में आज कौस्तुभ जी से भी मुलाकात हुई। हमारा अगला सवाल ये है कि जो आजकल इंस्टाग्राम पे हर कोई लिख रहा है जेनजी वाला, तो जेनजी में कैसे चले आए हैं लोग साहित्य में? हर कोई लिख रहा है तो वो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, या हकीकत में उनके अंदर ऐसी भावना है? ये आपका ये सवाल बहुत अच्छा था। मैं आपको एक जवाब सवाल अच्छा ही करते हैं। मैं जवाब भी बहुत अच्छा दूंगा। आप देखेंगे जैसे ही 12वीं पास करते हैं, लोगों के हाथ में दिव्य प्रकाश दुबे जी का अक्टूबर जंक्शन या धर्मवीर भारती जी गुनाहों का देवता होता है। चलिए वो तो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा पढ़ रहे हैं। पर मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ जो नया नया लिखना शुरू कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ तुकबंदियों से मतलब है, और इंस्टाग्राम पे देख लिया है कि कुछ लोग अच्छा लिख के फेमस हो रहे हैं, तो हम उन्हें कॉपी कर रहे हैं और भीड़ का हिस्सा है। ये विडम्बना की बात है सच में। ना वो उसके पीछे के नियम को फॉलो कर रहे हैं, और ना उनके अंदर वो भावना बची है। वो सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि कुछ लोगों को उससे फेम मिल रहा है। तो यानी उनको साहित्य का साही नहीं पता है क्या है? जी नहीं, वास्तव में अगर आपके अंदर वो भावना, अगर आप उसको सच में हृदय से फील नहीं करते, आत्मसात नहीं करते, आप नहीं, आप लिख सकते हैं, तो बंदियां कोई भी कर सकता है, पर आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। जो आप फील, अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप उसको अंदर से फील करते हुए होने चाहिए, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है।
और मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जंजी वाले भी। लेकिन विडम्बना की बात है कि अधिकतर लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं और उन्हें वास्तव में भावनाओं की कोई कदर नहीं। तो मतलब जब तक भावना नहीं है तब तक आपके साहित्य में कोई नो जान नहीं है। भावना क्या होती है? एक आत्मा है, एक साहित्य रूपी शरीर के लिए। वास्तु जी ये बताइए, फिर आपके अंदर ये साहित्य की ये जो भावना वाली आत्मा है वो कैसे जागृत हुई? बात बस ये है कि मेरे दादाजी शिक्षा विभाग में ADIS थे मध्य प्रदेश में, और वो जब अपने अपने में पढ़ते थे, मैंने उनका एडमिशन होना था क्वींस कॉलेज में, और क्वींस कॉलेज में जब साल उनका एडमिशन होना था, उस साल उन्हें लेके गया तो वहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी थी, 36 सीट थी और 36 भर चुकी थी। तो जो हमारे दादाजी के जो चाचा जी थे वो लेके गए थे एडमिशन करवाने, तो उनसे उनके वहाँ के प्रिंसिपल सर ने कहा इस साल तो हमारी सीटें फिलअप हो चुकी हैं, आप अगले साल लेके आइए, हम एडमिशन कर देंगे। उन्होंने कहा भोजपुरी में ऐसा नाव देखा, बनारसी टोल में कहा कि तो हमारी लड़कियां क्वींस कॉलेज में पढ़ी तो की तो गोबर फेंकी, या तो भैया गोबर फेंकना उनको मंजूर था, लेकिन पढ़िए तो वही क्वींस कॉलेज। पढ़िए तो क्वींस कॉलेज। तो अब वो प्रिंसिपल इतनी बड़ी पोस्ट पे आप कुछ भी नहीं, हाँ। वो भड़क गए, तो वो बोले कि ठीक बात है, इतना तो लड़का गोबर फेंकी जा, और फिर उन्होंने ये बात उनको लग गई। अब वो इंसान वो वहाँ से घर नहीं गए, घर वहाँ से 20 किलोमीटर था गाँव हमारा बाबतपुर के पास, वो वहाँ से घर नहीं गए, ये क्वींस कॉलेज से निकले और सीधे लखनऊ चले गए। वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास का समय था, वो ही चल रहा था लगभग, वो चले गए लखनऊ, और दादाजी छोटे थे बहुत। अच्छा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की नक्सम की बात है। हाँ, थोड़ी बाद का या आसपास का ही होगा। दादाजी बहुत छोटे थे, 9वीं में जहाँ पे गए हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए वहाँ लखनऊ सीधे। उस समय क्योंकि आर्मी वालों की बात ज़्यादा सुनी जाती थी और इनका कोई परिचित आर्मी में, ये लखनऊ कैंटोनमेंट पहुँचे, वहाँ जिससे मिलना था आर्मी वाले थे, वो वहाँ अंदर घुस रहे थे। वो गेट के सोचिए, इन लोगों का जज्बा देखिए, इंग्लिश नहीं आती है फिर भी वहाँ घुस गए। वहाँ गेट पे जो वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ था, बिना पूछे अंदर गए, वो कह रहे हैं इनसे हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब ही ना समझ में, कभी इंग्लिश का ई पढ़ा हो तब तो आए। उसने बाद में कहा कि तुम रुक रहे हो कि मैं गोली मार दूँ, वो लोग रुके, और जब रुके तो बताया ऐसी ऐसी बात है, फिर उसको बुलाया गया, उससे मिलने गए थे। वो आए तो उन्होंने कहा आप लोग पागल नहीं क्या, वो तो बिहार रेजिमेंट का था इसलिए उसको हिंदी आती थी, उनका रेजिमेंट का होता तो गोली मार चुका होता। तो बोले क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे बच्चे का एडमिशन करवाना था, तो वो बोले जो गोबर फेंकेगा। उन्होंने वहाँ से शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद, और शिक्षा परिषद ने कहा कि हमारे बच्चे यही करेंगे, हम देश के लिखना कर हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। शिक्षा विभाग ने एक रिट जारी की, लिखित में भेजा कोई लोग भी। वो वहाँ से मेरे जो परदादा जी थे वो गए लखनऊ से, सोचिए वो आप फिर घर नहीं गए, लखनऊ से इलाहाबाद गए, वहाँ पे उनको लिख के दिया गया, लिखित में स्टाम्प मार के शिक्षा विभाग की तरफ से क्वींस कॉलेज वालों को, कि जो आपकी 36 सीटें हैं वो तत्काल इसी साल 36 से बढ़ा के 40 की जाए, और 33वें नंबर पे रविंद्र नारायण मिश्र का नाम लिख के हमें सूचित किया जाए। वो लेके वो यहाँ क्वींस कॉलेज आए और प्रिंसिपल रूम में जाके बिना पूछे कह रहे हैं अब बताओ हमारी लिखा पढ़ी थी गोबर की। अब प्रिंसिपल साहब बोले अरे गुरु जी एक साथ। तो उसके बाद तब वो आदमी घर गया, तब वो पानी पिया। मैं वही कह रहा हूँ कि इस लेवल के दादाजी के लिए, जब उनका ऑरा इतना बड़ा था दादाजी का, फिर भी वो इतने डाउन टू अर्थ थे, उनकी भावनाएं इतनी ज्यादा नर्म थी। अगर उनके सामने कुत्ते को किसी ने पत्थर मार दिया और कुत्ता चिल्ला दिया, वो रो देते थे। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि विरासत में ये चीजें मिली हुई हैं, जिस पीड़ा नहीं देखी जाती किसी की तरफ से। मतलब जो असली कहानी है क्या गजब की है कि इनके पर बाबा जी जब इनका पढ़े के रहा क्वींस कॉलेज में, वहाँ पे क्वींस कॉलेज में कहती यहाँ पे सिर्फ 36 सीट है और कोनो सीटें नहीं है, तो उनका जज्बा देखिए। काशी वालों का ही जज्बा है, जो बनारस वालों का जज्बा, पहुंच गए कहाँ, डायरेक्ट पहुंच गए लखनऊ। और वहाँ पे इनके कोई रिलेटिव रहे, संबंधित है जो कि आर्मी में रहे, और वहाँ पे उनसे बात करें। लेकिन वहां पर भी देखिए एक वाक्य कि वहां जब ये जा रहे थे तो लोगों ने मना किया कि रुक जाओ, लेकिन वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, क्योंकि वो जमाना रहा द्वितीय विश्व युद्ध रहा है, तो अंग्रेजों का जमाना रहा, तो अंग्रेजी में बोल रहे थे रुक जाओ, लेकिन इनका समझे में नहीं आया क्या बोले। तो वे कह रहे कि रुक जाने, तुमका गोली मार दे। तो जब गोली वाली बात आई तो भैया तब वो वहां पे रुके, फिर वो अपन व्यथा बताएं, फिर व्यथा बताए कि फिर वो लोग ऑर्डर करें। इलाहाबाद के जो शिक्षा परिषद रहा उस जमाने पे वहां गए, फिर वहां पे रिट हुआ कि भैया क्वींस कॉलेज में अब 36 सीट न 4 और बढ़ा दो, और उनमें इनका नाम यानी दाखिला होए चाहिए। तो ऐसा रहा जज्बा। लेकिन कहते हैं कि साहित्य में जज्बा तो होना चाहिए, और लेकिन उन्हें कठोरता नहीं दिखाई, नर्मता दिखाई। यही नर्मता साहित्य की पृष्ठभूमि को तैयार करता है।
और एक बीज डालता है किसका? साहित्य का। तो भाई साहब, अभी आपने तो दादाजी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं इस विषय में। अब थोड़ा सा जिनसे आप अभी वर्तमान में आपने कुछ शिक्षा दीक्षा ली है, यानी आपके पिताजी और चाचा जी, उनके विषय में बताएंगे। कि मेरे पिताजी वो भी लिखते थे और अच्छा लिखते थे, तो उनसे मुझे जितनी शिक्षाएं मिली हैं उससे कहीं अधिक चाचा जी से मिली हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखा करते थे। और मुझे याद है बचपन में एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बेटा कलयुग है, यहाँ जो भी भावनाएं तुम्हारे अंदर विकसित हो रही उन्हें अपने तक रखो, उन्हें उनका साथी कलम को बनाओ, उन्हें कागज पे उतारो। किसी को बताने जाओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और इस कलयुग में दैवीय शक्तियां जो होती हैं वो सुषुप्त रहेंगी और सोई रहेंगी। और अगर इस कलयुग में अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखता है जो बहुत दैवीय लगे कि ऐसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, तो उससे जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसा कलयुग में संभव ही नहीं है। तो निश्चित रूप से फिर परेशान हो जाओगे आगे जाके, क्योंकि दैवीय तो जो भी है, लेकिन दैवीय तो बिल्कुल नहीं। और फिर बाद में एक पंक्ति, मुझे जिनकी रचनाकार का नाम नहीं याद है, पर उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कोई दीदी है मोहतरमा, उन्होंने लिखा है कि जिनके चेहरे यहाँ भोले भाले, इनके चेहरे यहाँ भोले भाले मिले, इनके मन के सभी पृष्ठ काले, अरे बाप रे, उनके भी पृष्ठ काले मिले, विश्वमन की हुई जांच पड़ताल, नेवले की यहाँ सांप पाले। नेवले ही यहाँ साफ वाले हैं। तो मतलब जो भी आपको यहाँ पर चीजें शुद्ध दिखती हैं, उसमें भी अशुद्धता की कहीं ना कहीं सहमति होती है। जैसे कि अधिकतर भाव, मतलब जो बहुत ज्यादा आपको उजला दिख रहा है, तो आप एक बार गौर से जरूर देखिए, क्योंकि उसका अधिकतर भाव हो सकता है अंधेरे में, जो आप देखना पसंद नहीं करते आमतौर पर। इस चीज को हमें देखना चाहिए। बाकी कहा ही गया है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली साहब। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है तो कई 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 बार देखो। जी। कौस्तुभ जी, आपके ग्रैंडफादर जी की बात हो गई, पिताजी की बात हो गई, चाचा जी की बात हो गई। जी। अब आप क्या बिखेर रहे हैं साहित्य में अपनी कलाएं, तो थोड़ा गुनगुनाएं और हमें भी सुनाएं। मैं चंद गजलें आपके बीच रखता हूँ। एक गजल है, ये तरन्नुम में तो नहीं है, तहत में है, जो नॉर्मली पढ़ते हैं। ये गजल सुनिएगा, अपना शेर देखते हैं कि जाने दो उसको जो जाने वाला, जाने दो उसको जो जाने वाला, जाने दो उसको जो जाने वाला है, वादे करके कौन निभाने। वाह, रो के गा के समझो अगर वो रुका भी तो, रो के गा के समझो अगर वो रुका भी तो, टूटी कसमें फिर वो खाऊंगा। इस खातिर नाराज नहीं होता हूँ, इस खातिर नाराज नहीं होता हूँ मैं, उसको आखिर कौन मनाने। वाह, दिल के जलने से निकला तेजाब है जो, दिल के जलने से निकला तेजाब है जो, आज वो हर पत्थर पिघलाने वाला है। दुख मत करना अगर सोना खोया तुम, दुख मत करना अगर सोना खोया तुमने, मीरा चल कर तुम तक आने वाला है। वाह भाई वाह। और आखिरी शेर है कि आज खिला है चांद यहाँ पूनम का पेड़। ये विशेष रूप से मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि आज खिला है चांद यहाँ पूनम का पेड़, आज समंदर शोर मचाने वाला। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्होंने मुझे दोनों चीज के बता दी, आपको जो चीजें अच्छी लग रही हैं, है ना, आजकल लोग साहित्य पे बहुत जा रहे हैं और जेनजी जो इंस्टा चल रहा है, वो रियल में उनको भावना होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत अच्छा लिखो, लेकिन उसके अंदर की जो रियल की जो भावना है, यानी आत्मा है, भावना रूपी आत्मा तो होनी चाहिए। यानी कि दया पे लिख रहे हो और आप अपने गली के कुत्ते को मार रहे हो, जो निर्दयता दिखा रहे हो, लेकिन आपकी ऑनलाइन पे आप बड़े दया के भाव लिखने पड़े हो। प्रेम की बात कर रहे हो, लेकिन अब रियल में जो आपसे प्रेम कर रहा है, आपकी माता है, पिता है, अभिभावक है, दोस्त है, यार है, आप उन पे ही प्रेम नहीं निछावर कर रहे हो, आप दूसरे पे प्रेम निछावर कर रहे हो। प्लीज, जो दो पहलू है ना, उनको आप एक ही पहलू करो, तब साहित्य आगे बढ़े। साहित्य में दोगलाई नहीं चाहिए, समझिए। तो आज हमारे साथ रहे कौस्तुभ जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे ही हमारे रैंडमली इंटरव्यू में आए हैं। और फिर हम मिलेंगे किसी नए साहित्यकार से और उनकी भावनाओं के प्रकाश डालेंगे और उनको चेक करेंगे कि अंदर क्या अलग जगह है। तो गुड फॉर इंडिया की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।